जय हिंद साथियों, स्वागत है, वेलकम है आपके YouTube चैनल एके मिश्रा स्टडी सेंटर पे। साथियों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग विष के दांत की कहानी का शुरुआत किए थे और इसमें हम लेक्चर नंबर 2 में फिर से आए हैं विष के दांत को लेकर। आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग मेहनत करिए और 2025 में हम लोग एक अच्छे रिजल्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास हम लोगों का जारी है और ये प्रयास लगे रहेंगे हम लोग। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए। 2025 में बिहार बोर्ड को फोड़ना है तो फोड़ना है। आइए हम लोग विष के दांत के लेक्चर नंबर 2 में आए हैं एक सुंदर सी बोर्ड पे सजावट के साथ। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आप लोग का हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते साथियों, ये आपको भी पता है। हम ज़्यादा बात आप लोग से नहीं करते हैं, हम आते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए फिर से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सेन साहब के घर पर अक्सर दोस्त या मुलाकाती आते थे। वे उनके भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते तथा किसका बेटा क्या करेगा की बात चलती तो सेन साहब अपने पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कि वो अपने पुत्र को अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि सेन साहब के यहाँ पे दोस्त या उनके मुलाकाती बार बार आते रहते थे, यानी कि उनका जो दोस्त था वो भी आते थे, चाहे जैसे कुटुंब होते हैं वो भी आते रहते थे। मुलाकाती उनसे जो मुलाकात करने वाले थे वो इनके घर पे आते जाते रहते थे। तो ये इन सबों को लेकर एकदम जानबूझकर एक ड्राइंग वाले रूम में जो उनका बेटा जहाँ रहता था उस रूम में लेकर जाते थे, ताकि वो उसके बेटे के बारे में तारीफ करे। वो अपने बेटे के बारे में बोले कि खोखा क्या करेगा, खोखा इंजीनियर बनेगा, खोखा की बड़ाई करे। इसीलिए वो बार बार भड़कीले ड्राइंग रूम में ले जाते बैठाते थे। बेटा क्या करेगा इसकी बातचीत करते, कोई काम हो चाहे नहीं हो, यदि कोई उनके मुलाकाती कुटुंब आगे, संबंध आगे, रिश्तेदारी आगे, चाहे दोस्त आगे, तो वो सब आते थे। तो ये उनसे एक ही बात करते थे कि आपका बेटा क्या करेगा, उसका बेटा क्या करेंगे, उनका बेटा क्या करेंगे। और जब इनका बारी आता तो इनसे कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, ये कह दे तो हम तो खोखा को इंजीनियर बनाएंगे। वही इसमें कहता है सेन साहब अपने पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए अपने पुत्र को अपने तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो अपने पुत्र खोखा को या तो अपने तरह बिजनेसमैन बनाना चाहते थे या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो यहाँ याद रखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो याद रखिएगा साथियों कि सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसीलिए अभी से अपने ढंग से ट्रेंड कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अभी से ही उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह बिजनेस करना है, किस तरह उन्हें इंजीनियर का पढ़ाई करना है या इंजीनियर बना है। इसलिए उन्हें अपना तरीका से ट्रेन कर रहे थे, वो उसे अपना ज्ञान दे रहे थे। कौन ज्ञान दे रहे थे? सेन साहब। एक दिन ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब अखबार नवीस थे जो सेन साहब के रिश्तेदार थे। देखिए कि इसमें एक बार की बात है कि सेन साहब के रूम में कई सारे व्यक्ति बैठे थे। उनमें से एक अखबार थे, यानी कि जो पेपर का कार्य करते हैं, उनका नाम नवीस था, जो कि सेन साहब के रिश्तेदार थे। तो आपसे पूछे कि सेन साहब के रिश्तेदार का क्या नाम था, तो नवीस नाम था। सेन साहब के रिश्तेदार का क्या नाम था साथियों, एक बार प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और यहाँ पे जो घंटी का निशान है इसे दबा के लाल पीला हरा जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो ये बिहार बोर्ड की आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ये नवीस जो थे सेन साहब के रिश्तेदार थे। तो सेन साहब के रिश्तेदार का क्या नाम था साथियों? नवीस। क्या नाम था? नवीस। अब देखिए उनके साथ उनका लड़का भी था जो छोटे होते हुए भी काफी समझदार था। देखिए सेन साहब के जो रिश्तेदार थे जो कि अपने बेटे के साथ आए थे, इनका बेटा छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। इतना समझदार था कि उनकी हरकतें देखकर, उनकी बातों को सुनकर, उनके बारे में जानकर, उनको सुनकर लोग तंग रह जाते थे, एकदम सोच में पड़ जाते थे। कितना छोटा उम्र का लड़का, इतना छोटा बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। तो अब देखिए कहता है कि किसी ने उसकी हरकत देखकर तारीफ कर दी। कोई उसकी हरकत और उसकी कारनामा को देखकर उसका तारीफ करना शुरू कर दिया। वाह नवीस जी, आपका बेटा तो क्या कमाल है। अब जैसे देखिए अपने यार के गांव घर में भी यदि आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आपका नाम शुरू हो जाता है कि बात हाँ बेटा ती कर दलाक, आपका बेटा तो चाबस तो इतने बढ़िया काम कर दिली, तू तो IAS बन गई, IPS बन गई, अच्छा नंबर।
अच्छा काम किए तो बिहार टॉप हो गए। तो वही एक क्या करे कि किसी ने, उसी 4-5 व्यक्ति बैठे थे, सेन साहब के दोस्त रिश्तेदार और सारे व्यक्ति बैठे हुए थे। इसी में से एक व्यक्ति ने नबीस के बच्चों को तारीफ कर दिया, नबीस के बच्चों के तारीफ कर दिए तथा उसके पिता से जानना चाहे कि लड़का स्कूल जाता है या नहीं। फिर वो जो उनके दोस्त लोग थे वो नबीस जी से पूछते हैं कि बताइए कि आपका लड़का स्कूल जाता है या नहीं जाता है। तो आगे सुनिए क्या कहता है। कहता है, पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते उनसे पहले सेन साहब कहने लगे कि वह अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं सेन साहब के रिश्तेदार से, लेकिन सेन साहब अपने मन से, एगो कहावत है हम लोग के देहात में, अगर पुतो उतो अगर एकदम छल 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 करके कोनो काम करते हैं तो कहा जाता है अलगी बलगी दुर्गी नाम सही रखलक धन बिछनी नाम। तो वही इनमें आदत था, यानी कि एकदम ये तुरंत इनसे पूछा नहीं है, देखिए कहीं पे इनसे बात है ही नहीं, लेकिन ये जब तक पत्रकार महोदय जवाब देते, पत्रकार महोदय कुछ बोलते अपने बेटे के बारे में और कुछ कहते कि हम स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तब तक ये क्या करते हैं कि सेन साहब कहने लगे हम तो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाएंगे, खोखा को तो हम इंजीनियर बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि वह अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। बस बात हो रहा है किन्हीं से, ये बीच में बोल रहे हैं कि वह हम तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, मेरा बेटा खोखा तो इंजीनियर बनेगा। अब देखिए कहता है, जब अपने बच्चे के विषय में पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उनका जवाब था उनका बेटा जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उससे पूरी आजादी रहेगी। देखिए कहता है कि यहाँ पे कह रहे हैं उनके जो रिश्तेदार यानी पत्रकार महोदय थे, ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा आईपीएस बनेगा या आईएएस बनेगा या एसपी बनेगा या डीएसपी बनेगा, ये उस पे हम छोड़ेंगे, उसकी आज़ादी रहेगी, लेकिन एक जेंटलमैन जरूर बने, यानी एक संस्कारी जरूर बने, एक अच्छे व्यक्ति बने, एक सुंदर लड़का बने, एक संस्कारी बने, ताकि कोई ये ना कहे कि आपका बेटा बुरा है, कोई ये कहे कि आपका बेटा तो इतना संस्कारी है। तो इसे हम एक जेंटलमैन जरूर बनाएंगे, एक संस्कारी लड़का जरूर बनाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति जरूर बनाएंगे, लेकिन वह पढ़ लिख के क्या करना चाहता है, क्या जॉब करना चाहता है, ये उस पर डिपेंड रहेगी। इसी पे एक सुन लीजिए, एक लड़का था, ठीक है साथियों, वो एग्जाम देने गया था और वो जब एग्जाम दे के आया तो वो हो गया फेल, वो हो गया फेल। क्या हो गया था साथियों, देखिए हम आपको यहां लिख के बताते हैं, वो हो गया था फेल। अब फेल हो गया तो इसके पापा इसको डांट रहे हैं। अब डांटते हुए इसके पापा बोल रहे हैं इस लड़का को, मानिए किस लड़का का नाम है रामू, रामू को इसके पापा बोल रहे हैं कि देख रामू देख वर्षा को, देख रामू देख वर्षा को, वो फर्स्ट हो गई है। क्या हो गई है वर्षा? फर्स्ट, वर्षा फर्स्ट हो गई साथियों। अब ये कहती है कि देख रामू देख वर्षा फर्स्ट हो गई। तब रामू क्या कहता है अपने पिताजी को, इसीलिए तो मैं पिताजी फेल हो गया। आप बार बार कहते हैं देख वर्षा को देख, मैं वर्षा को ही देखते देखते फेल हो गया। तो हम क्यों किसी, मेरा कहने का मतलब था साथियों कि बच्चे पर आप दबाव नहीं दीजिए कि तुम ये करो तुम वो करो। अगर आप जबरदस्ती उसको कोई काम करवाना चाहते हैं, यदि आप उसको किसी चीज को जबरदस्ती करवाना चाहते हैं तो हो सकता है कि बढ़िया करने के चक्कर में साथियों खराब भी हो जाता है। आप उसे पढ़ाइए और आजादी दे दीजिए। तुम्हारा मन है तुम आईएएस की तैयारी करो, तुम्हारा मन है तुम दरोगा का तैयारी करो, तुम्हारा मन है बिहार पुलिस की तैयारी करो, या हो सके उसका मन है कि एक बेहतरीन शिक्षक बनने का, एक बेहतरीन डॉक्टर बनने का, एक बेहतरीन इंजीनियर बनने का, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि देखिए इस लाइन को समझने की बात है कि क्या कह रहे हैं कि उनका बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने वह उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी, पढ़ने के लिए उसे पूरी आजादी है। वो क्या बनना चाहता है वो स्टूडेंट पे डिपेंड रहता है। अब देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है, सेन उनके इस शिष्ट उत्तर तथा परछन व्यंग्य पर तिल मिला कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल होता है कि सेन साहब अपने मित्रों के साथ बाहर आते हैं। वहां उनका ड्राइवर पर झपट रहा था। यहीं पे देखे कि ये अंदर में कि उनके बातों पर क्या हुए कि तिल मिला गए। तिल मिलाना का मतलब होता है कि गुस्सा इनको आ गया। और उसके बाद क्या होता है कि साथियों कि तभी बाहर शोरगुल हो रहा था, यानी कि किसी चीज की हल्ला हो रही थी।
क्या हुआ कि जब सेन साहब अंदर में बातचीत कर रहे थे तो उनकी के पत्रकार कुछ बोले कि हम तो अपने बेटे को आज़ादी दे रखे, इनको जो करना है कर सकता है, बस वो एक जेंटलमैन बने। इसी बात से सेन साहब को गुस्सा आ जाता है। फिर वो क्या होता है कि तिलमिला आ जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है इनको। और तभी ये क्या होता है कि शोरगुल का आवाज़ सुनते हैं, यानी हल्ला होता है। सेन साहब अपने मित्रों के साथ बाहर आते हैं। वहाँ उनका उनके ड्राइवर पर झपट रहा था, जिससे वह औरत मना कर रही थी। सेन साहब को देखते ही वह सहम गई। कोई क्या हुआ कि कोई लेडीज थी, यानी कि कोई महिला थी, वो सेन साहब के ड्राइवर पे झपट रही थी, यानी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ठीक है, इसी पे सेन साहब को जब देखी कि मालिक आ रहे हैं तो वो क्या हुआ कि एकदम शांत हो गई, डर गई। क्या यहाँ पे लिखा गया है कि सहम गई, डर गई, उसके अंदर में डर आ गया कि अब मालिक आ गए, मालिक क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो क्या हुआ था कि सेन साहब ने बड़े संयत परंतु कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना कि वह फिर ऐसी हरकत ना करे। वो एक क्या देखिए बड़ी एकदम बड़ी मस्त बात लिखा हुआ है, इसको समझिए थोड़ा सा। क्या लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए सेन साहब बड़े संयत परंतु कठोर स्वर में, बड़ी शांत से लेकिन एक कठोर शब्द में, एक गुस्सा में, एक गलत आवाज से उसको बोल रही है, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना कि ये फिर से ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि मदन ड्राइवर से लड़ गया था। तो इसी में झपटा झपटी हो रहा था। तो सेन साहब मदन की माँ को कहते हैं कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना फिर ऐसी हरकत ना करे, ऐसी बदमाशी ना करे। ठीक है, इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब दौड़े तो देखा कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। जब यह कह रहे थे कि मदन की माँ को कि मदन को ले जाओ, उसी समय सेन साहब को खटखट की आवाज आई। और जैसे ही खटखट की आवाज आई तो सेन साहब दौड़ के पीछे जाते हैं, गाड़ी के पीछे, ये कैसी आवाज है। अब जैसे ही पीछे गए तो वो क्या देखते हैं कि इसका जो शीशा है, यानी कि मोटर कार की शीशा, वो चकनाचूर हो गया है। कौन चकनाचूर कर दिया है साथियों? तो वो चकनाचूर कर देता है इन्हीं के जो इंजीनियर साहब है वो। अब इंजीनियर साहब कौन है ये आप जानते हैं बेहतरीन से, इनके इंजीनियर साहब भी चकनाचूर करते हैं। तो सेन साहब दौड़कर देखे कि मोटर की जो पिछली बत्ती का लाल शीशा हुआ चकनाचूर हो गया। पुत्र की ऐसी हरकत के बावजूद भी उन्होंने अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, कल पुर्जों के प्रति दिलचस्पी होने के कारण कासू कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है। वो अपने साथियों से कहते हैं कि देखे खोखा को, ये देखना चाहता था कि इस शीशा के अंदर में क्या है, ये लाइट क्यों जलता है। ये ऐसी बात नहीं थी, वो तो बच्चा था, उखपाती था, जो जिसके कारण वो क्या करता है, शीशा को, लाइट को फोड़ देता है, पिछले वाले शीशा को। अब वो अपने साथियों को अपने बेटे की बड़ाई करने के लिए, अपने बेटे को अच्छा बताने के लिए कहते हैं कि देखिए आप कासू को ये क्या किया, एकदम शीशा को फोड़ कर देख रहा है कि इस शीशा में क्या है, इस बल्ब में क्या है, ये क्यों जलता है। तभी कहते हैं कि उन्होंने बावजूद अपने मित्रों से कहा कि देखे आप लोग ने, कल पुर्जों के प्रति दिलचस्पी होने के कारण कासुल कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है। तभी उनके मित्र मिस्टर सिंह उन्हें नमस्कार करके दरवाजा खोलने के लिए ज्यों ही आगे बढ़े तो देखा कि चक्के की हवा सेन साहब के पुत्र कासू निकाल चुके हैं। इनके मित्र जैसे ही जाने के लिए गेट के दरवाजा खोलते हैं तभी वो क्या देखते हैं कि सेन साहब के जो पुत्र है कासू, वो क्या है कि गाड़ी के चक्का का हवा निकाल दिया है। बताइए कितना उत्पाती है। शीशा फोड़ दिया, सेन साहब कह रहे इंजीनियर बनना चाहता है, अब हवा निकाल दिया, अब हवा में देखेगा कि ये हवा कैसे बनता है। आगे देखिए, कहता है कि पुत्र की शरारत को नजरअंदाज करते हुए सेन साहब को अपने मित्र मिस्टर सिंह से कहा कि कासू चक्कों से हवा निकालने का तरीका जान रहा है। अरे जान रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि सेन साहब अपने मिस्टर सिंह को कहते हैं कि देखिए कासू जानना चाहता था कि इसमें क्या तारीफ है, इसके अंदर में क्या बात है जो ये हवा रहता था। बताइए, हवा निकाल दिया, ये तो उदंडपना है। फिर भी वो कह रहा है कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, वो इंजीनियर ना बनना चाह रहा है, इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा करता है। अब देखिए शीशा फोड़ दिया, फिर भी वो कह रहा है कि वो देखना चाहता था कि शीशे के अंदर में क्या है। जब वो हवा निकाल दिया फिर भी वो कहते हैं कि बताइए कि ये इंजीनियर बनना चाहता है। तो ये हमारी की खोखा की बातें हैं कि ये इतना उदंड है, फिर भी सेन साहब कहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब देखिए
लिखा है कि अंदर लौटते ही सेन साहब ने नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल, जो उनकी फैक्ट्री के किरानी था, को बुलाकर लाने का हुक्म दिया। जैसे ही नीचे से देखा कि मदन गलती कर रहा था, मदन पे गुस्सा कर फिर क्या करते हैं कि सेन साहब अपने कमरे में आते हैं और अपने रूम में आने के बाद वो क्या करते हैं, अपने नौकर को बुलाते हैं और बुलाकर तुरंत, हुक्म मतलब होता है आदेश देना यानी आज्ञा देना, तुरंत आदेश देते हैं अपने नौकर की कि गिरधर लाल को बुला कर लाओ। गिरधर लाल कौन था साथियों, याद रखिएगा, गिरधर लाल मदन के पिता थे। या पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि मदन के पिता का क्या नाम था, याद रखिएगा गिरधर लाल। क्या नाम था साथियों, गिरधर लाल। तो हुक्म दिया बुलाकर लाने के लिए। गिरधर लाल उनके सामने सिर झुकाए एक कैदी के समान खड़ा हो गया। नौकर अपने मालिक सेन साहब की आज्ञा पाकर मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाने जाते हैं और वहां से वह बुलाकर लाता है। और जब बुलाकर लाता है तो वह देखता है, अपने सेन साहब जी को देखते हैं, तो वह क्या करता है कि उनके सामने में एक कैदी की तरह, यानी कि लगे कि ये कुछ गलती किया, अपराधी की तरह सहम कर डर से खड़ा हो जाता है सिर झुकाकर। तो आगे देखिए कहता है कि सेन साहब ने उससे हिदायत भरे शब्दों में कहा, अपने बेटे मदन का ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। वे एक कड़ी आवाज में, एक जबरदस्त आवाज में, यानी कि गुस्से वाली आवाज में गिरधर लाल जी को कहता है कि अपने बेटे का ध्यान रखो, मदन का ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे ही लड़का आगे चलकर चोर, डाकू या बदमाश बनता है। क्या बनता है, बदमाश बनता है। ये उन्हें के लिए सीख के लिए कहता है, लेकिन उनको क्या पता कि खोखा ही उनका बदमाशी करता है। मदन तो एक सैम बच्चा है, एक देहात का लड़का अच्छा था, लेकिन वह अमीर के था, इसलिए वह बदमाशी ज्यादा करता था। गिरधर लाल उनकी बात चुपचाप सुनता रहा और घर आकर पुत्र की निर्ममता से पिटाई कर दी। गिरधर लाल जी ने एकदम बिल्कुल मालिक का बात सुना। कौन थे मालिक उनका, सेन साहब। सेन साहब जी का उन्होंने पूरा बात सुने और पूरा बात सुनकर जब वो पूरा बात सुने तो अपने घर पे आए और देखिए, एक व्यक्ति को यदि कोई ताना मार दे, गरीब व्यक्ति को यदि कोई ताना मारता है तो उसको बहुत गुस्सा होता है। वो 2 रोटी गरीबी की खाती है, लेकिन वह जिंदगी भरी अस्थिर जीता है। तो यदि मदन के कारण उन्हें कोई क्या कर रहा है, ताना मार रहा है, कोई उसे शिकायत कर रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो क्या किए, आकर मदन को एकदम निर्मम तरीका से बढ़िया कूट दिए, बढ़िया पिटाई कर दिए। फलतः मदन ने चित्कार से सेन साहब का आरामदेह शयनकार गूंज गया। मदन की यही दवा है। देखिए, यही बात से मदन का क्या हुआ कि सेन साहब ने आरामदेह से बढ़िया गूंज गया कि एकदम भन्ने कूटा। लेकिन वो फिर क्या कहते हैं कि वही सेन साहब जी की मदन का यही तो दवा है, उससे तो मार ही खाना। वो थोड़ा वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, लेकिन इनको क्या पता, मदन अच्छा लड़का है, लेकिन उनका खोखा ही पढ़ने लिखने वाला नहीं है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूं, लेकिन गिरधर लाल ने ही वह कर दिखाया। तो देखिए, सेन साहब कहते हैं कि मेरा ही मन हुआ कि हम ही खाल उधेड़ दे। कहते हैं ना, मार हुए थे कि चरसा फाड़ उतारा। तो ये कहता है कि मेरा ही मन हुआ कि उसका हम चरसा फाड़ दे, एकदम चमड़ी उधेड़ दे मारते मारते। लेकिन मेरा जो काम हम करना चाहते थे वह गिरधर लाल खुद ही कर दिए। बताइए, ये अपने बेटे को पीट रहे और ये खुश है कि भन्ने मार रहा है, बताइए। लेकिन गिरधर लाल ने ही कर दिखाया। मदन की करुण रुदन से श्रीमती सेन की नींद टूट गई। उन्होंने अपने खोइन मदन पर उतारते हुए कहा, कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। देखिए, ये क्या होता है कि आप जैसे किसी को मार रहे हैं, यदि आपका बेटा हो, अगर किसी लड़के को पीट रहा है, यदि उसकी मम्मी सुनती है तो बहुत क्या होता है, रहम होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आवाज सुनती है श्रीमती साहिबा, तो यह क्या कहती है कि कितना चिल्ला रहा है भिखमंगा का बेटा कहीं का। ये गाली देती है कि एकदम कितना तू हल्ला कर रहा है भिखमंगा कहीं का। तो कहता है भिखमंगा कहीं का खोखा का बराबरी करता है। अब देखिए, कहता है कि भिखमंगा है और खोखा का बराबरी करता है। कौन कह रही है, श्रीमती सेन साहब की पत्नी। जैसे ही सुना कि मदन चिल्ला रहा है, उनके पिताजी पीटे, तो चिल्लाना तो हकीकत है, वो चिल्लाएगा ही, रोएगा ही। तो ये जैसे ही श्रीमती साहिबा सुनती है तो वह गुस्साती है, कितना हरामी है भिखमंगा कहीं का, खोखा का बराबरी करता है, कितना चिल्ला रहा है। देखिए, अब कहता है कि दूसरे दिन एक विचित्र घटना घट गई। संध्या समय मदन अपने साथियों के साथ बंगले के बगल वाली गली में लट्टू नचा रहा था। अगले ही दिन एक विचित्र घटना, यानी विचित्र मतलब होता है एक अनोखा घटना घट गया।
और वो अपने बंगले के यानी अपने घर के बगल वाली गली में ही लट्टू नचा रहा था। लट्टू खेलता है, उसे नचाना होता है, लट्टू नचा रहा था। बच्चों को खेलते देखकर सेन पुत्र हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। देखिए क्या बात है। सेन साहब के जो पुत्र खोखा है वो मदन के साथ, मदन की टीम जो थी उसके साथ खेलना शुरू कर दिए। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। बताइए, हंस इतनी सुंदर होती है फिर भी कौवा के जमात में यानी कौवा के बाराती में जाने के लिए रेडी है कि हम को भी इसमें शामिल कर ले। तो वही यहाँ पे कहता है कि सेन साहब के जो पुत्र हैं, जिसे अपने राज दुलारा कहते हैं, जिसे अपने राजा कहते हैं, जिसे एक इंजीनियर कहते हैं, वो भी मदन के टीम में लट्टू खेलने के लिए ललक गया। यानी इसको भी लालसा आया कि हम भी लड्डू खेलें, लड्डू नहीं लट्टू खेलें। मदन ने लट्टू मांगा। अन्य बच्चे देने के लिए तैयार तो थी, लेकिन उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात मंजूर नहीं था। देखिए आप भी खेलने जाइएगा, यदि आपका भी साथी हो, आपका भी दोस्त हो, तो 4-5 का एक लीडर होता है, यानी एक हेड होता है, एक मेन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी था। क्या था कि बच्चे जो भी उनके साथी थे, मदन के जितने भी साथी थे, वो सब लड्डू देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अमीर बाप का बेटा खोखा था। लेकिन मदर तो इसको अपमानित करना चाहता था, इसको देना नहीं था। तो ये क्या क्या कि नहीं दिया लट्टू। बोला कि कोई नहीं देगा, कोई जो देगा तो उसको देख लेना, फिर ऐसे हो कर देंगे। तो ये मना कर दिया। कौन मना कर दिया? मदन मना कर दिया कि कोई भी खोखा को लट्टू नहीं देगा। यानी ये मंजूर नहीं था मदन को कि कोई खोखा को लट्टू खेलने के लिए दे। तो कितने मिनट देखिए, अब इसमें जो कह रहा है कि अब इसमें कहता है कि मदन की कब चुकने वाला था, वह कासू पर टूट पड़ा और दोनों में हड्डी मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई होने लगी। देखिए कि जब क्या कहा कि खोखा बोला कि हम तुमको खेलने नहीं, खोखा को बोला मदन कि हम तुमको खेलने नहीं देंगे, और मदन अपनी टीम का हेड था। तो मदन के जो भी दोस्त थे उस अपने दोस्त को मना कर दिया कि कोई भी इसे लड्डू खेलने के लिए नहीं दो। तो खोखा क्या किया कि मदन से लड़ना शुरू कर दिया। अब मदन से लड़ना शुरू कर दिया तो मदन भी कहाँ कम रहने वाला, मदन भी उस पर टूट पड़ा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और इसमें देखिए एक बात लिखी गई है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते में लड़ाई शुरू, क्योंकि बंगला का जो रहने वाला है ये तो खाता होता होगा एकदम घी दूध मलाई, लेकिन इसको क्या पता कि 2 रोटी खाता है, मेहनत की जो हाथ होती है, सनी देओल कहते हैं ना, ये हाथ नहीं हथौड़ा है। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पे जो मदन है इसका हाथ नहीं, ये हथौड़ा है, क्योंकि इसमें मेहनत की रोटी है और इसमें लगन का लगन है। तो इनके अंदर में जो है तो बल है, लेकिन ये गली के कुत्ते इनको कहा। और बंगले के पिल्ले वो तो खाता है और सब दिन पड़ल रहता है, उसको कहाँ से मेहनत करने का हाल जानेगा। एक जो आप खा पी के घर में सोता है उसका मेहनत का हाल जानिए, और एक व्यक्ति जो खेत में किसानी करते हैं उसका हाल देखिए। तो जो खेत में किसानी करते हैं उनके अंदर ताकत होती है, उनके अंदर मेहनत होता है, उनके अंदर में क्या होता है, बल होती है। तो वही यहाँ कहता है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई होने लगी। अन्य साथी इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा, और जो साथी सब था एकदम खूब इंजॉय से मस्ती से देख रहा, वाह लड़ो लड़ो तुम दोनों लड़ रहा हो, देख रहा है, कहना एकदम मदन खोखा को मार रहा है, खोखा मदन को मार रहा है, और सब जो दोस्त थे इस द्वंद्व युद्ध की, इस महान महाभारत जो हो रहा है इसका आनंद ले रहे हैं। जिस तरह अभी आप लोग आनंद ले रहे हैं 20 के दांत कहानी का इस AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे, इसी तरह ये आनंद ले रहा था। हम लोग तो यहाँ शिक्षा का आनंद ले रहे हैं, और इनके अन्य साथी जो थे ये मदन और खोखा के कुश्ती का आनंद ले रहे थे। आगे देखिए क्या कहता है कि लड़ाई खत्म हुई, कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। देखिए जब अमीर बाप का बेटा होता है तो अगर उसको यदि आप मारिए तो वो की कहेगा, घर जाएगा अपना माँ बाप कहेगा हमरा मार लो को, हम मार लो को, वो हमको मारा। अब ओकर बाप कहेगा हम तोरा पुलिस बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी कि अपन रुपया पैसा का धमकी देना शुरू कर देता है। लेकिन मदन को क्या गमी, 4 लप्पर उसको मारा, वो 1 लप्पर इसको भी मारा, तो उससे कोई मदन को फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन कासू रोने लगा और रोकर अपने घर पे गया और अपनी मम्मी को बोला, अपने घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को बोला देखिए कि 8-9 बजे रात तक इधर उधर घूमता हुआ
गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर था तो यही कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक मार लगेगी। मदन क्या क्या कि जब खोखा को पीटा तो खोखा तो अपने घर चला गया, लेकिन मदन अपने मम्मी पापा के डर से घर नहीं आया। ये डरता था कि हमने तो फिर पीट दिया उसको, अब पीट दिए तो वो पापा को बोलेंगे, पापा फिर अन्य दिन के बाद एकदम बहन का कुटाई नहीं कर दे, तो आप लोग भी मार खाए होंगे। अगर जैसे देखिए आप लोग खेलते हैं, अगर खेल में आप अपने साथी से लड़ाई कर लिए, अगर सामने वाले साथी रुपया पैसा वाला वो आपके घर पे आकर शिकायत किया कि तोहर बेटा हमारा बेटा के मार लगा, पिताजी क्या करते हैं, बांध के कुटना शुरू कर देते हैं। तो वही एक मदन के अंदर में डर हो गया, मदन भय हो गया, मदन सोचने लगा, चिंतित हो गया कि कहीं फिर से आज मेरी कुटाई नहीं हो जाए और आन दिन से ज्यादा ना हो जाए। फिर देखिए ये क्या हुआ कि एकदम गली के दरवाजे से डरते डरते हुए अपने घर में घुसा, रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया। देखिए डर भी हो रहा है कि पापा पीट ना दे, लेकिन गली के दरवाजे से जब घुसा और डायरेक्ट चल गया किचन रूम, यानी कि खाना खाने में गया और खाना जाके भर पेट खाया। यही होता है, चिंता हो, टेंशन हो, डर हो, कुछ नहीं, पहले खाना खा के रखिए, क्या कि गाड़ी में जब तेल रहती है तभी गाड़ी चलती है, इसमें जब तक परल नहीं रहेगा तब तक कोई समझ कुछ भी काम नहीं आती है। फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातें सुनने लगा। तब क्या क्या कि बगल में जो रूम था उसके दरवाजे के पास जाकर सुनने लगा कि क्या सब बातचीत हो रही है, क्या बोला जा रहा है। उसे इस बात का यह ताजुब लग रहा था कि आज उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने कासू के दो दांत तोड़ डाले। देखिए क्या बात है। ये रसोई घर में चुपके से घुसा और भरपेट खाना खाया। देखिए हम क्या बोले थे कि टेंशन हो, चिंता हो, उसका टेंशन मत लीजिए, एकदम खाना तो दबा के खाना है। तो ये क्या होता है कि घर में घुसा और जब खाना खा लिया फिर एकदम चुपके से धीरे धीरे जा रहा है कि ताकि पापा सुने नहीं, और बगल वाले कमरे के गेट पे जाके एकदम कान लगा के सुन रहा है कि पापा क्या बोल रहे हैं। फिर ये चिंतित भी हो गया कि आज पापा गुस्सा क्यों नहीं रहे, गरज तरज क्यों नहीं रहे कि पापा आज तो हम कासू का दो दांत भी तोड़ दिए। आपसे पूछेगा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो याद रखेगा 2 दांत तोड़ा था। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था तथा मकान खाली करने का आदेश मिल चुका था। वह दबे पांव बरामदे पर राखी चारपाई की तरफ से सोने के लिए चला कि अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया, यानी टकरा गया। समझिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये इनके जो पिताजी थे, मदन के पिताजी, ये तो सेन साहब के यहाँ काम करते थे। सेन साहब को नौकरी से निकाल दिए, सेन साहब नौकरी से निकाल दिए मदन के पापा को, गिरधर लाल जी को। फिर मदन क्या क्या कि एकदम डर के मारे ये धीरे धीरे जा रहा था सोने के लिए चारपाई यानी खटिया पे जा रहा था कि इसकी पैर जो है वो लोटे से लग जाता है, यानी लोटा से टकरा जाता है, और टकराने के बाद लोटा तो निश्चित है कि गिरेगा। गिरने के पश्चात वो ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला। जैसे ही लोटा की आवाज, ठन ठन की आवाज आई तो गिरधर लाल जी जो थे मदन के पिता, वो कहाँ निकले? बाहर निकले। कहाँ निकले? बाहर निकले। निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, किंतु अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए। देखिए जैसे ही उन्होंने क्या हुआ कि मदन के पास जाने के लिए सोचे, गिरधर लाल जी जाना चाहे तो एकदम मदन डर के फिर सुकर गया कि आप तो हमको कूट देंगे पापा, बहुत डर गया, नाराजगी देखा। देखिए कौन देखे? गिरधर लाल जी। उसके बाद उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए नौकरी से निकाले जाने पर भी ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इन्होंने मदन को, और अब देखिए मदन को उल्लास दिए कि नौकरी से निकाला, इसका हमको अब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शाबाश बेटा, तू युद्ध हार के नहीं आया है, तू खोखा के क्या दांत तोड़ के आया है? 2 दांत तोड़ के आया है। तो आइए हमारा ये कहानी आज यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर नंबर 3 में इसके सब्जेक्टिव के साथ। साथियों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये कहानी समझ आया होगा। यदि समझ आई है तो देर किस बात की, सोच क्या रहे हैं, कहाँ आप बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि हम
आपके लिए आते हैं और आप मेहनत करिए। इस बार साथियों आपको मैं बता दूं कि कल रिजल्ट आया था और 31 मार्च को जो रिजल्ट आया था वर्ग 10वीं का, हमारे कोचिंग से जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है रेसिडेंशियल सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर गोलमा में तिलकेश्वर दरभंगा, जहाँ है 411 नंबर आया सबसे हाईएस्ट, जिसमें कि संस्कृत में एक स्टूडेंट का 93 नंबर है और हिंदी में भी 90+ है। तो आप लोग भी इसी तरह यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो दूर से देख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एके मिश्रा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो भी हिंदी और संस्कृत पढ़ाए, जो भी हम हिंदी संस्कृत में बताएं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग खोज रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए रेसिडेंशियल सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर की दरवाजा खुला हुआ है। आइए, इससे बेहतरीन शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।